तनावुश के घर के सामने कार रोककर वो चंद लम्हे स्टीयरिंग व्हील पर सर टेके बैठा रहा। तनावुश का सामना करते हुए उसे शर्मिंदगी हो रही थी। वो अनजाने में उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती का इर्तिकाब कर बैठा था। वो जो उसे रगे जान से ज्यादा करीब लगने लगी थी, उसे दुख दे बैठा था। उसके दिमाग में तनावुश का आखिरी लहजा गूंजा, आप ठीक नहीं कह रहे। मैं अल्लाह पाक की कसम खाती हूँ, मैंने आपकी तिजोरी को एक बार भी खोल कर नहीं देखा, और मैंने अपने कानों से सुना है जो आप पाशा भाई को कह रहे थे कि किसी भी कीमत पर मुझसे आपकी जान छुड़वा दें। इसी वजह से पाशा भाई ने कोठी वगैरह की बात की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। आप अभी पाशा भाई से तस्दीक कर सकते हैं। कितना नाराज और दर्दो गम से भरा लहजा था उसका। जाने वो उसे माफ करने पर तैयार होती या नहीं। बहरहाल कुछ भी था, वो उसे एक बार माफी जरूर मांगना चाहता था। वो कार से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का एक पट आधा खुला हुआ था। उसके जाने के बाद उन्हें दरवाजा बंद करना भूल गया था। माँ बेटी परेशान ही इतनी ज्यादा थीं, और परेशानी में ऐसी बेपरवाहियां तो हो जाया करती हैं। माँ बेटी रात को चारपाइयां सहन में डाल लिया करती, लेकिन उस दिन उन्हें ये भी याद नहीं रहा था। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। कमरे की तरफ जाते हुए उसके कदम मन वजनी हो रहे थे। दरवाजे के करीब पहुंचते ही उसकी नजर तनावुश पर पड़ी। वो माँ की गोद में सर रखे लेटी थी। वो गला खनकार कर दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। उस पर नजर पड़ते ही तनावुश उठ बैठी। अपनी स्याह आंखों में हसरत भरे वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। वो बुशरा को मुखातिब हुआ, खाला मैं तनावुश से अकेले में बात करना चाहता हूँ। वो सर हिलाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। कर लो बेटा। जाते हुए दरवाजा बंद करना उस जहां दीदा औरत को नहीं भूला था। उसके बाहर जाते ही वो तनावुश की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं तलाक नहीं लेना चाहती, उसने सिसकी भरते हुए ऐसे अंदाज में कहा कि कबीर दादा के दिल पर जोरदार घूंसा लगा। वो अभी तक बेएतबारी में पड़ी थी। जाने कबीर दादा के दिल में क्या समाई कि उसने दोनों हाथ दाएं बाएं खोल दिए, यूं जैसे उसे गले लगने की दावत दे रहा हो। तनावुश के चेहरे पर छाई अजियत भरी हसरत ने हैरानी और फिर बेपाया खुशी का रूप धारा, और वो चारपाई से उठकर उसकी जानिब दौड़ी। अगले ही लम्हे उसका नाजुक मुलायम और खुशबूदार वजूद कबीर दादा की बाहों में था। वो बोला, कभी नहीं दूंगा मेरी जान, कभी नहीं दूंगा, हमेशा पास रखूंगा अपनी तनावुश को। मुझे माफ कर दो, अनजाने में तुम्हें दुख दे बैठा। तुम मेरा इकरार सुनने की ख्वाहां थी ना। लो मैं इकरार करता हूँ कि तुम मुझे दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज, हर शय से ज्यादा प्यारी और हर शख्स से ज्यादा मेरे दिल के करीब हो। तुम चाहती थी कि तुम्हें मोहब्बत भरे अलकाब से पुकारूं, तुम्हें चंदा गुड़िया जानू कहूं, ऐसे ही पुकारूं मेरी गुड़िया, मेरी चंदा, मेरी शहजादी। कबीर दादा ने बड़े जोर से उसे अपने साथ भींच लिया। तुम मेरी गोद में लेटना चाहती थी ना। तुम मेरे हाथ से पहला निवाला खाना चाहती थी। अब पूरा खाना खिलाऊंगा। तुम्हें मेरी शराब नोशी बुरी लगा करती थी ना। वादा करता हूँ कि कभी तुम्हारे सामने नहीं पीऊंगा। दूसरी लड़कियों का मेरे करीब आना बुरा लगता है। अब कोई नहीं आएगा। किसी और से मिलना तो दरकनार, और किसी की तरफ देखूंगा भी नहीं। बस एक बार मुझे सच्चे दिल से माफ कर दो। वो बोली, माफ तो नहीं करूंगी। उसने कबीर दादा की छाती से चेहरा उठाकर उसकी आंखों में झांका। उसकी पुरकशिश आंखों से उस वक्त भी लगातार आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। वो अपने लबों से उसके आंसू चुनते हुए बोला, बहुत दुख दिए हैं अपनी गुड़िया को मैंने। वादा करता हूँ अब कभी इन प्यारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तनावुश ने नाज भरे लहजे में पूछा, मुझे शॉपिंग करवाएंगे? वो बोला, जिस वक्त कहोगी उसी वक्त ले चलूंगा। वो बोली, साहिल समंदर पर ले जाएंगे? कबीर बोला, रोजाना ले जाऊंगा, और तुम्हें पाँव में मोच आने का बहाना भी नहीं करना पड़ेगा। वो बोली, रात को जल्दी घर आएंगे? कबीर बोला, भाड़ में जाएं काम, रात को कहीं जाऊंगा ही नहीं। वो बोली, सुबह काम पर जाने से पहले कम से कम 2 घंटे मेरे साथ गपशप करेंगे। कबीर बोला, मैं तो 3 घंटे का सोचे हुए था। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मर्जी बहरहाल तुम्हारी ही चलेगी। वो बोली, घर में शराब की बोतल नजर नहीं आएगी। वो सारी बातें मनाने पर तुल गई थी। कबीर बोला, जब नजर आए उसी वक्त तोड़ देना। वो बोली, कबीर कहकर बुलाऊंगी। वो मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन कभी कभी तो सरताज कह लोगी ना। वो बोली, हर वक्त कहूंगी कबीर, मेरे सरताज, मेरे मालिक, मेरे साईं, मेरे सब कुछ। कबीर दादा ने उसे बाजुओं में भरकर उठाया और चारपाई पर लाकर लेटा दिया। वो खुद उसके साथ बैठ गया था। बोला, अब तो माफ कर दिया है ना? तनावुश नाज से मुस्कुराई, सोचूंगी। कबीर बोला, तो सोचने के लिए कितना वक्त चाहिए? वो बोली, यही कोई 50-60 साल। वो मजाहिया अंदाज में बोला,
ठीक है फिर मैं चलता हूँ, 50-60 साल बाद आऊंगा तुम्हारी राय लेने। उसने धमकी दी, मैं रो दूंगी। कबीर बोला, तो फिर माफ कर दो ना, ताकि मैं कहीं भी न जाऊं। तनावुश बोली, नहीं करूंगी माफ और कहीं जाने भी नहीं दूंगी। कबीर ने बेबसी जाहिर की, ये तो ज्यादती है, लेकिन अपनी मलिका का हुक्म टाला भी नहीं जा सकता। तनावुश के सुरीले कहकहे से कमरे की फजा भी गुनगुना उठी। बोली, मैं भला अपने कबीर से खफा हो सकती हूँ। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। कबीर दादा फौरन उससे दूर हो गया। बुशरा की आवाज सुनाई दी, बेटा खाना तैयार है। और तनावुश ने कल से कुछ नहीं खाया। उसने दरवाजा खोले बगैर कहा था। कबीर ने पहली बार उसे यूं पुकारा, ले आओ माँ जी, मैंने भी नहीं खाया। बुशरा की आवाज में खुशी भरी हुई थी, अभी लाई बेटा। तनावुश ने उसका मुंह चिढ़ाया, मैं तो नहीं खाऊंगी। कबीर ने कहा, ना खाओ, मुझे तो खिलाओगी ना। यकीन मानो 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। वो चीख पड़ी, क्या, क्यों? कबीर बोला, तुम्हारे बगैर सांस लेना दुश्वार हो गया था, तुम खाने को रो रहे हो। वो बोली, इतनी प्यारी लगती हूँ। उसने हाथों के प्याले में कबीर दादा का चेहरा भर लिया। वो बोला, नहीं, इतनी से थोड़ी ज्यादा। तनावुश बोली, कबीर। उसके लहजे में बला की चाहत मौजन थी। वो वारफ्तगी से बोला, जी। और फिर वो मुसलसल कबीर 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 कहती गई और वो जी जी की गर्दान करता गया। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन्हें खामोश करवा दिया था। बुशरा बेटी के चेहरे पर छाई बेपाया खुशी देखते ही समझ गई कि उसने मन की मुराद पाली है। वो बोली, आप लोग खाना खाएं, मैं 2-3 काम निपटा लूं। खाने की ट्रे उनके दरमियान रख कर वो बाहर निकल गई। निवाला तोड़ने से पहले ही तनावुश उसे याद दिलाने लगी, वादा भूल तो नहीं गया ना? और कबीर दादा ने मुस्कुराते हुए निवाला उसके मुंह की तरफ बढ़ा दिया। खाने के बाद कबीर दादा उसे बता रहा था कि पाशा ने किस तरह उनके दरमियान गलत फहमी पैदा की थी। नाराज होने के बावजूद तनावुश ने उसे एहतराम ही से पुकारा। बोली, भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कबीर बोला, अच्छा उठो ना, घर चलें। वो इठलाते हुए बोली, मेरे पाँव में तो मोच आई है। कबीर ने खड़े होकर उसे बाहों में भरना चाहा, तो क्या हुआ? वो बोली, नहीं करे ना, अम्मी जान देख लेंगी। वो जल्दी से खड़ी हो गई। कबीर दादा मुस्कुरा दिया, अच्छा अम्मी जान से इजाजत तुम लेना, मुझे तो शर्म आ रही है। तनावुश ने उसे जबान निकाल कर चिढ़ाया, बहुत बड़ी बेशरम तो मैं हूं ना? कबीर दादा मसनूई संजीदगी से बोला, अच्छा ठीक है, फिर मैं 2-3 दिनों के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वो चिल्लाई, जान ले लूंगी मैं अपनी। कबीर बोला, तो फिर पूछो ना। वो बोली, आए पूछ लेती हूँ। ये कहते ही वो चिल्लाई, माँ जी। माँ दरवाजे पर नमूदार हुई, हाँ बेटा। तनावुश बोली, आपके दामाद जी मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मैंने कहा भी है कि 2-3 दिन माँ जी के साथ गुजार कर आ जाऊंगी, मगर ये नहीं मान रहे, इसलिए इजाजत दें। बुशरा उसकी माँ थी। तुर्की बतुर्की बोली, कबीर बेटे को मैं मना लूंगी, तुम लेटो आराम से। तनावुश बोली, तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने न देना। मुंह बनाते हुए वो आगे बढ़ी और माँ से लिपट गई। बुशरा ने उसके माथे पर बोसा दिया, सदा खुश रहो बेटा। और तनावुश कबीर दादा के हमरा चल पड़ी। कार के करीब पहुंचते ही कबीर दादा ने उसके लिए दरवाजा खोला और उसके नशिस्त संभालते ही घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रास्ते में एक फूल वाले के करीब से गुजरते हुए उसने तनावुश के लिए गजरे खरीदे और उसकी रेशमी कलाइयों में पहना दिए। तनावुश खुशी के 7वें आसमान पर उड़ रही थी। कबीर दादा से इतनी मोहब्बत मिलने का उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। घर में दाखिल होकर उसने कार अंदरूनी इमारत के सामने रोकी और नीचे उतरने से पहले बोली, नीचे न उतरना, मैं खुद तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी मोहब्बत न दो कबीर, ऐसा न हो संभाली न जा सके। वो बोला, तुम नहीं जानती, तुम्हारे बाद ये दिल किन हसरतों का शिकार रहा। मैं तो अपने तई तुम्हें हमेशा के लिए खो चुका था। अब इतनी आसानी से वापस मिल गई हो तो कुछ नखरे तो उठाने दो ना अपनी लाडली बीवी के। ये कहते हुए वो नीचे उतर गया। तनावुश मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। कबीर दादा घूम कर दूसरी तरफ आया और दरवाजा खोलकर उसे बाजू से पकड़कर नीचे उतरने में मदद देने लगा। तनावुश की आंखों में अपना दुल्हन बनकर आना घूम गया जब उसकी तरफ देखे बगैर कबीर दादा अंदर की तरफ चल पड़ा। और फिर उसके ख्वाबगाह में दाखिल होने के बाद उसे कबीर दादा की सख्त बातें सुनना पड़ी कि वो उसके आदमियों के सामने रोमांस न झड़ा करे। आज वो अपने मुलाजिमों के सामने ही उसके नाज नखरे उठा रहा था। वो नजाकत से बाहर आ गई। कबीर बोला, अगर कहो तो फौरन मान जाऊंगा कि तुम्हारे पाँव में मोच आई हुई है। वो बोली, मुझे लाज आएगी। उसने हया से आंखें झुका ली। कबीर बोला, बस सारी मस्तियां और तेज तर्रारी खत्म हो गई। कबीर ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और साथ चलाकर कमरे में ले जाने लगा। तनावुश गोया हवाओं में उड़ती हुई उसके साथ बढ़ गई। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही वो चीख ही तो पड़ी थी, ये क्या? वो चारों तरफ बिखरे सामान को देखते हुए कबीर दादा की तरफ मुतवज्जे हुई। वो इत्मीनान से सोफे पर नशिस्त संभालते हुए बोला, तुम्हारे बगैर अपनी यही हालत है। उसे शाक की नजरों से घूरते हुए वो सामान को तरतीब से रखने में मसरूफ हो गई। कबीर दादा टांग पर टांग रखे बैठा उसे मोहब्बत भरी नजरों से घूरता रहा।
यार क्या मुसीबत है, अभी सोने के लिए लेटा था। नौशाद आफरीदी की झल्लाती हुई आवाज ने अखलाक हुसैन के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। वो उसकी झल्लाहट को खातिर में न लाते हुए बोला, बस मैं तुम्हारी कोठी पर पहुंचने ही वाला हूँ। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई? अखलाक बोला, ये बातें कॉल पर बताने वाली नहीं हैं, वरना मैं घर बैठे तुम्हें कॉल कर सकता था। नौशाद आफरीदी बोला, अच्छा मैं मुंतजिर हूँ। राब्ता मुनक़ता करके पहलू में लेटी नगमा बेगम की तरफ मुतवज्जे हुआ, माजरत जानेमन, शाहजी किसी जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आ रहा है, इसलिए तुम सो जाओ। स्लीपिंग गाउन पहनकर वो ड्राइंग रूम में निकल आया। उसके मुलाजिम अखलाक हुसैन से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उसने गेट पर इत्तला देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। थोड़ी देर के बाद अखलाक हुसैन उसके सामने मौजूद था। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो उसके साथ ही बैठ गया। नींद भगाने के लिए वो पहले से मुलाजिम को कॉफी बनाने का कह चुका था। बातचीत शुरू होने से पहले ही मुलाजिम ने उन्हें कॉफी पेश कर दी थी। फरमाए, शाह साहब, कौन सी बात तुम्हें आराम नहीं करने दे रही? अखलाक हुसैन बोला, यार नौशाद, इतनी मोटी शिस्त भी न रखो। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं कि हालात कौन सा रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। नौशाद बोला, अच्छा हुआ क्या है? अखलाक हुसैन ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, खोते का सर हुआ है। क्या फसीउद्दीन का कत्ल तुम्हारे नजदीक कोई बात नहीं है? और इस कत्ल के बाद कबीर दादा के लिए जो गड्ढा खोदा जा चुका है उसे तुम लाइल्म हो? नौशाद बोला, ये ऐसी अनोखी इत्तला तो नहीं जो मुझे बिस्तर से उठाकर बताई जाए। बाकी खुशकिस्मती से हम इस साजिश में बराबर के शरीक थे। अखलाक बोला, सारा मंसूबा किसका था? नौशाद ने कहा, एसपी का। अखलाक मानी खेज लहजे में बोला, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये एसपी कबीर दादा के बाद अपनी साजिशों से रुकने वाला है? नौशाद के लहजे में हैरानी थी, मैं समझा नहीं। अखलाक ने लहजे में तंज समोया, बोला, खान अगर गैंगस्टर भी हो तो पठानी वाले जरासीम उसमें मौजूद रहते हैं। नौशाद ने 2 + 2 = 4 किए, बोला, गोया तुम एसपी से खतरा महसूस कर रहे हो। अखलाक बोला, क्या तुम्हें नहीं हो रहा? भूल गए एसपी के अल्फाज के हमारी निगरानी भी करवाता है और उसे मालूम है कि हम दोनों ही कबीर दादा की रखेल पर बुरी तरह फरिफ्ता हैं। इसके अलावा भी जाने हमारे बारे में कौन कौन सी मालूमात उसने इकट्ठी कर रखी होंगी। ये भी मुमकिन है कि फसीउद्दीन के बाद हम दोनों में से किसी एक की बारी हो, बल्कि कबीर दादा के साथ तुम्हारी दुश्मनी का चर्चा है। मैं तो सुलह कर चुका हूँ और उसके बाद उसे अपने घर तकरीब में बुलाकर भी आला ज़र्फी का सबूत दे चुका हूँ। नौशाद उलझे हुए लहजे में बोला, एसपी हमारा दोस्त है यार। अखलाक बोला, वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हम कबीर दादा के खिलाफ हैं और उसे कबीर दादा से सबसे ज्यादा खतरा है। बस वो हमारे करीब हो गया। और याद रखना, उसके फसीउद्दीन से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर क्या किया उसके साथ? नौशाद शिकस्त तस्लीम करता हुआ बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे डराने में कामयाब हो गए हो, अब ये बताओ कि करना क्या है? अखलाक हुसैन ने गोया इंकिशाफ करते हुए कहा, जिन 2 आदमियों ने कबीर दादा की रखेल को अगवा किया था ना, मैं उन्हें जानता हूँ। नौशाद आफरीदी ने सवालिया नजरें उठाई तो अखलाक बोला, तो ये खान साहब कि उन दोनों के बारे में अगर पाशा को मालूम हो जाए तो उसे साजिश के बारे में भी मालूम हो जाएगा, और ये भी कि साजिश किसकी है। नौशाद ने नफी में सर हिलाया, बोला, इससे कबीर दादा को अपने खिलाफ बेगुनाही का सबूत ही मिलेगा और कुछ नहीं होगा। अखलाक हुसैन हंसा, बोला, कबीर दादा बचेगा तो अपने खिलाफ बेगुनाही हासिल करेगा ना? नौशाद उलझ गया, बोला, यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अखलाक बोला, अच्छा अब बात समझने की कोशिश करना। हमने मिलकर शमशेर दादा को कराची बुलाना है और यहाँ आकर अगर वो कबीर दादा से देरीना ताल्लुकात की बिना पर उसे कत्ल नहीं भी करता, तब भी वो उसकी रखेल को मुआफ नहीं करेगा। खासकर उसे देखने के बाद तो ये मुमकिन ही नहीं कि शमशेर दादा जैसे औरतों के शिकारी से ये छोकरी बच जाए। अब यहाँ 2 बातें मुतवक्के हैं। पहली ये कि कबीर दादा अपनी रखेल को बचाने के लिए शमशेर दादा के कदमों में गिर जाएगा, मगर मैं जानता हूँ इस तरह भी उसने एक बार तन्हाई में उसके साथ वक्त जरूर गुजारना है। अगर तो कबीर दादा जान बचाने की ख्वाहिश में ये बेगैरती बर्दाश्त कर लेता है तो उसकी जान बच जाएगी, और जो ही शमशेर दादा वापस जाता है, अगर कबीर दादा तक एसपी की साजिश की सारी बात पहुंचाई जाए तो सोचो वो एसपी के साथ क्या करेगा। दूसरा, अगर वो गैरत का मुजाहिरा करता है और अपनी छमक छल्लों के लिए शमशेर दादा से टकरा जाता है, तब उसकी मौत यकीनी है। और शमशेर दादा के जाने के बाद हम पाशा तक इस साजिश की कहानी पहुंचाएंगे कि वो कबीर दादा का बदला लेगा। दोनों सूरतों में एसपी तो गया काम से। नौशाद बोला, तो इस बारे कल भी बात हो सकती थी। अखलाक ने कहा, इतना वक्त नहीं है जिगर,
एसपी निहायत काइया शख्स है। इससे पहले कि वो इन दोनों को खत्म करवा दे, तुम्हें दोनों को मंजर-ए-आम से हटाना होगा। चंद दिन इन्हें अपने पास कैद रख लो। नौशाद ने कहा, हो सकता है एसपी ने अब तक उन्हें खत्म करवा दिया हो। अखलाक ने नफी में सर हिलाया, बोला नहीं, फिलहाल जिंदा है, अलबत्ता कल का मालूम नहीं। नौशाद ने हैरानी जाहिर की, उनके बारे में तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अखलाक बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं एसपी के सामने भोला बना बैठा रहा तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। खान साहब, मैं गैंग का सरबराह होने के साथ MNA भी हूँ, और तुम्हें शायद मालूम ना हो कि एसपी ने फसीउद्दीन को सिर्फ कबीर दादा को फंसाने के लिए नहीं मरवाया। इसके पसे पर्दा तैमूर अली को फांसी गैंग का बड़ा बनाने की ख्वाहिश भी शामिल है। तैमूर अली इस सारी कार्रवाई में उसके साथ शामिल रहा है। बोले बादशाह, उसने एक तीर से कई शिकार किए हैं। नौशाद का मुंह हैरानी से खुला रह गया। क्या? मगर वो तो हमें कह रहा था कि तैमूर अली को संभाल लें और झगड़ा वगैरह न होने दें। अखलाक बोला, इसी तरह तो हमें उस पर यकीन आना था कि तैमूर अली इस काम में मुलव्विस नहीं है। नौशाद बोला, मगर तैमूर अली की बाबत हमें लाइल्म रखने में क्या हिकमत है? अखलाक ने तफसील बताते हुए कहा, तैमूर अली को ज़ेर-ए-बार करके उसने फांसी ग्रुप पर भी कब्जा जमा लिया है। बज़ाहिर तैमूर अली सरबराह होगा, मगर हकीकत में अब फांसी ग्रुप भी एसपी के कब्जे में है। असल में एसपी खुद ही बड़ा बनने के चक्करों में है। कबीर दादा चूंकि उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है, तभी वो कबीर दादा पर इल्जाम लगाकर उसे रास्ते से हटाने का ख्वाहां है, और बाकियों के दिमाग में भी वो यही घुसेड़ता रहता है कि कबीर दादा ऐसा चाहता है। कबीर दादा का कांटा निकालकर वो बाकियों की जानिब मुतवज्जे होगा। नौशाद पूछे बिना न रह पाया, जब तुम्हें ये सब कुछ मालूम है तो बाकियों के सामने ये बात क्यों नहीं रखते? वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोला, क्योंकि फिलहाल मैं भी कबीर दादा के खात्मे के चक्करों में हूँ। कबीर दादा की मौत के बाद एसपी को बताऊंगा कि शाहजी क्या चीज है। नौशाद बोला, अगर कबीर दादा बच गया फिर? अखलाक बोला, उसे मोहब्बत का रोग लग चुका है, वो जान दे देगा, अपनी छमक छल्लों से अलहदा नहीं होगा। वो लड़की बुरी तरह उसके आसाब पर सवार है। नौशाद बोला, अच्छा, मेरे लिए क्या हुक्म है? उसने गोया बात खत्म होने का ऐलान किया। अखलाक बोला, तुम्हें कौन हुक्म दे सकता है खान साहब, एक तुम ही तो काबिल एतबार दोस्त हो। नौशाद ने इस बात में सर हिलाया, बोला, जानता हूँ शाहजी। अखलाक बोला, एक का नाम नईम और दूसरे का शाकिर है। असल पुरजा नईम है और ये नईम तैमूर अली का खास आदमी है। दूसरा बस एक सड़क छाप है जिससे नईम कभी कभार काम लेता रहता है। नौशाद ने अगला सवाल पूछा, कहाँ मिलेंगे? उन दोनों के पते नौशाद को बताकर अखलाक हुसैन खड़ा हो गया। बोला, इन दोनों का अभी बंदोबस्त करो और किसी ऐसी जगह पर इन्हें कैद करना जहां एसपी को शक न गुजरे। बाकी एसपी से बनाकर रखनी है। उसे अपना लीडर और बड़ा वगैरह कहकर खुश करते रहो, क्योंकि उसे जरा भी शक हो गया कि हम उसके खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हैं तो वो चौकन्ना हो जाएगा। और अभी की मुलाकात की खबर भी कल गपशप के दौरान उसके सामने रख देना। मौक़िफ़ ये इख्तियार करना कि मैं तुम्हें रात को जगाकर उस बात पर जोर दे रहा था कि जल्द से जल्द शमशेर दादा से बात करो, और तुमने रात गए शमशेर दादा को बिल्कुल आराम न करने का मशवरा देकर इस काम को सुबह तक और एसपी से मशवरे तक मौखर कर दिया। नौशाद ने इस बात में सर हिला दिया, बोला, ठीक है। अलविदाई मुसाफा करते हुए अखलाक को ख्याल आया, और हाँ, जहां उन दोनों को कैद रखते हो वहां का रुख न करना, क्योंकि एसपी बाकायदगी से हमारी निगरानी करवाता है। इस बात का एतराफ उसने जानबूझकर या भोलेपन से हमारे सामने कर दिया था। नौशाद ने मुंह बनाया, अब इतना भी बच्चा नहीं हूं, और अखलाक हुसैन हंसता हुआ रुखसत हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।